नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजा में ग्राउंड एक्शन के लिए इजराइल तैयार, उत्तरी गाजा में रहने वालों को खाली करने को कहा। हमास का दावा, इजराइल हमले में 14 बंधक की मौत। ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। P20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन पर दिया जोर। सबके विकास और कल्याण का दिया मंत्र। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद। मिड कैप फ्लैट क्लोज। PSU बैंक, IT, मेटल शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 126, निफ्टी 43 अंक गिरा। क्रिकेट को एक और बड़ा बूस्टर। मुंबई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ओलंपिक में शामिल करने को दी मंजूरी। कल IOC सेशन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। वर्ल्ड एथलीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस कर सकते हैं वोट। 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कल क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला। भारत पाकिस्तान मैच का छाया खुमार। टैटू का ट्रेंड तो अहमदाबाद में होटलें हाउसफुल, रेस्टोरेंट में स्क्रीनिंग की जबरदस्त एडवांस बुकिंग। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। ICC वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती 2 मुकाबलों में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। ऐसे में पूरे विश्व की नजरें 14 अक्टूबर को होने वाले हाई वोल्टेज भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर टिकी हैं। अब भारत पाकिस्तान मैच के लिए अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहां पर अभी से होटल बुक हो चुके हैं, लेकिन फैंस का उत्साह इतना ज्यादा है कि होटल ना मिलने पर लोग वैनिटी वैन में रुके हुए हैं। वैनिटी वैन सभी सुविधाओं से लैस है। यहां पर जायजा लिया इन वैनिटी वैन का हमारे सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। में जो है पूरी तरीके से अहमदाबाद में जो है जो बाहर के दर्शक ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि अहमदाबाद में जितनी भी होटल है वो हाउसफुल हो गई है। जो कमरा पहले 5,000 में मिलता था आज उसकी कीमत 30 से 40,000 हो गई है। इसके देखते हुए कुछ लोगों ने नायाब तरीका निकाला और उन्होंने जो है वैनिटी वैन जो है यहाँ रखी है। कुछ लोग जो है अब इस वैनिटी वैन में रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा एक ग्राउंड है उसको उन्होंने बुक कर दिया है और साथ में ही जो है यहाँ पर कई सारी वैनिटी वैन जो है रखी है। आइए हम चलते हैं एक वैनिटी वैन में और देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक वैनिटी वैन है जहाँ पर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी आलीशान ये वैनिटी वैन है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग फिल्म की शूटिंग के टाइम पे जो है वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। लोग यहाँ पर है। कैसा लग रहा है वैनिटी वैन में रह? बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा किया है ऊबर वालों ने। और मतलब अहमदाबाद में होटल का इतना प्राइस बढ़ गया था कि हमारे लिए इतना उन्होंने हेल्प किया और हमको बुलाया इधर रुकने के लिए। तो आपने सुना कि कुछ लोग जो है यहाँ पर है, उनका कहना है कि वो लकी है कि उनको जो है मैच की टिकट भी मिल गई और साथ में ही जो होटल्स नहीं मिल रही थी तो वो लोग जो है यहाँ पर इस वक्त वैनिटी वैन में रह रहे। कुछ और लोग जो है हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैनिटी वैन में रहने का? ये बहुत अच्छा था क्योंकि सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, लाइक इतना अच्छा AC प्रोवाइड किया गया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे रहने के लिए। एक्चुअली मैं नासिक से ट्रैवल करके आया हूँ। 10 आवर्स की बस जर्नी थी, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा एक बहुत ही सुकून सा मिला। इतना अच्छा जो कैंपर इन्होंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही एक लग्जरियस फील है। तो आपने सुना कि लोग जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग प्रांत से यहाँ पर आए हैं और काफ़ी एक्साइटेड है कल की मैच देखने के लिए।
तो वहीं इस मुकाबले के लिए लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही रविवार से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। इन दोनों ही बड़े इवेंट को यादगार बनाने के लिए युवाओं ने अपने शरीर पर अलग अलग टैटूज बनवाए हैं। ऐसे में युवाओं के बीच जाकर बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद में दो बड़े इवेंट सिर पर है और ये इवेंट ऐसे है जो कि लंबे समय तक याद रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला वनडे और दूसरा नवरात्रि। आप देखें कि युवाओं में अभी से कितना उत्साह है। यहाँ पर विराट कोहली को डांडिया खेलते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भले ही गुजराती में लिखा हो, लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो पाकिस्तान को यहाँ पर बताया गया है कि हम जीतेंगे और फिर से टीवी टूटेंगे आपके देश में, यानी कि 8.0 से हम मैच जीत जाएंगे। फिर आप देखें कि एक फिर से विराट कोहली है और हम यहाँ पर ट्रॉफी लेकर खड़े हैं। साथ ही साथ अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग छिड़ी है, उस जंग को नहीं होना चाहिए, ऐसा भी एक शांति का सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए हम युवा से बात करते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप पूरा आश्वस्त है कि भारत जीत जाएगा और आपने ये टैटू किस तरह से, स्टेडियम में भी जाएंगे? या श्योर, स्टेडियम में भी जाएंगे और भारत ही जीतेगा। बिल्कुल, तो ये टैटू तब तक रहेगा आपके ऊपर? अभी तो 14 तारीख को मैच है। या बिल्कुल, आइए हम जो टैटू आर्टिस्ट हैं उनसे बात करते हैं। युवाओं में किस तरह से क्रेज है और ये आपने प्लान करवाया है कि लोगों की ही डिमांड थी युवाओं की? देखा जाए तो नवरात्रि में टेम्परेरी टैटूज का क्रेज़ होता है और स्पेशली गुजरात अहमदाबाद के अंदर अभी ऑलरेडी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप और भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है और नवरात्रि भी साथ में है। तो टेम्परेरी टैटूज का जिस हिसाब से क्रेज़ है, तो साथ साथ में ये अभी वर्ल्ड कप के वो जो उसके हिसाब से भी लोगों के टेम्परेरी टैटूज के डिमांड्स आ रहे थे, तो यही थीम पे पूरा एक टैटूज का लोगों की डिमांड के हिसाब से टैटूज बने हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही 14 तारीख को मैच खत्म होगा, भारत जीत जाएगा और उनके बाद सीधी नवरात्रि शुरू होगी, तो ये अपने आप में एक यादगार क्षण होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। जी, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हर किसी में देखने को मिल रही है। सिर्फ अहमदाबाद ही क्यों, बल्कि पूरे देश में इसको लेकर एक्साइटमेंट है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन भट्ट जी, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ और किस तरीके से हम देखें भारत और पाकिस्तान के आने वाले इस मैच को। तो विपिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर भी साफ दिख रही है, वो एक्साइटमेंट बहुत दिनों के बाद भारत पाकिस्तान का मैच भारत में, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना होटल्स बच रहे हैं, ना लोग कैसे भी आकर अहमदाबाद में चाहते हैं कि वो मैच को देखें ग्राउंड पर पहुंच के, किस तरीके का एक्साइटमेंट पूरे देश में आप देख रहे हैं? जी, काफ़ी एक्साइटमेंट है। आपने खबरें चलाई अभी कि वैनिटी वैन में लोग बैठे हैं और होटल में कमरे नहीं मिले। खबरें तो हमने यहाँ तक सुनी कि लोगों ने हॉस्पिटल के कमरे बुक किए, लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ कमरे बुक किए, आसपास के जो शहर या गांव हैं वहाँ पे कमरे बुक किए। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, इस तरह की काफ़ी खबरों से लबरेज है। तो एक्साइटमेंट तो है। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत और पाकिस्तान का मैच, हाई वोल्टेज ड्रामा। आज तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ भारत पाकिस्तान का जिसमें ऐसा एक्साइटमेंट ना बनाओ। हर वर्ल्ड कप की कहानी आपको याद है, तो वही कहानी कल कुछ दोहराने जा रही है अहमदाबाद के अंदर। और टैटू की स्टोरी अभी आपने चलाई, तो ऐसी कई स्टोरीज है जो देश के अलग अलग हिस्सों में। अब देखिए, अहमदाबाद में तो जो होना है वो होना है, बाकी शहर क्या करेंगे? जितने लोग पहुंच सकते थे चले गए अहमदाबाद, लेकिन बाकी शहरों में भी बड़े आयोजन हैं। कोई बड़े बड़े क्लब्स में बड़े बड़े स्क्रीन पर मैचेस दिखाएंगे, सोसाइटीज में तैयारियां हो रखी हैं साथ में बैठ के मैच देखने की। और मान लीजिए कि पूरा देश कल टीवी के सामने से नहीं हिलने वाला है। जी, लेकिन हमेशा ऐसा हम देखते हैं कि बचपन से कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच हो तो एक अलग सा ऐसा लगता है कि लोग चार्ज हो जाते हैं। मैचेस अभी भी चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, लेकिन हम वैसा एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हैं इस बार वर्ल्ड कप में जैसा हर बार देखते हैं। हाँ, देखिए, ये खबरें भी हेडलाइंस बना रही हैं कि स्टेडियम खाली हैं और लोग आ नहीं रहे। इसको देखिए, इतना आसान नहीं एनालाइज करना, लेकिन आप ये देख सकते हैं। अगर हम एशिया कप के मैचेस को देखें, एशिया कप श्रीलंका में कुछ मैचेस हुए, कुछ मैचेस पाकिस्तान में, वहां भी स्टेडियम खाली मिले। तो इन दिनों जिस तरीके से T20 क्रिकेट ने अपना जोर पकड़ा हुआ है और साल भर आपके लिए क्रिकेट मौजूद रहता है, आईपीएल में आप देखते हैं एक सीट खाली नहीं होती है, तो शायद ये भी हो सकता है कि लोगों में बहुत ज्यादा फटीक हो क्रिकेट के लिए। और वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट पे तो इन दिनों बहुत चर्चा है कि भाई ये फॉर्मेट रखा भी जाए या इसको आगे बंद कर दिया जाए। वो बातें हम डिटेल में तो फिर कभी करेंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट अब लोगों को लगने लगा कि बहुत बड़ा होता है, 7-8 घंटे आपको देने पड़ते हैं, जबकि T20 में खटाखट मैच होता है, 3 घंटे में सब कुछ फिनिश। तो
भारत के तो जितने भी मैचेस होने हैं उसमें आपको स्टेडियम फुली मिलना है। 2 मैचेस आपने देख लिए, बाकी जो हैं कल तो शायद स्टेडियम के बाहर भी उतनी जनता हो जितनी के अंदर, लेकिन हाँ बाकी मैचेस जो दूसरे देशों में हमने पुराने वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में देखे, किसी भी देश का मैच हो हिंदुस्तान के लोग पहुंच जाते थे। इस बार वो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उसको थोड़ा और डीप जाके एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे जो मोटा मोटा लगता है कि शायद T20 क्रिकेट ने इतना ज्यादा लोगों के मन में जगह बना ली कि उनको वनडे थोड़ा फॉर्मेट लंबा लगता है, इसलिए शायद वो उतना उत्साह नहीं दिखा रहे और साल भर तुम क्रिकेट देखते ही देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच का उत्साह पूरा बना हुआ है। और इस बीच लेकिन एक सवाल और है जो शायद आपने नहीं पूछा या आप आगे पूछने वाली हैं कि कल के मैच का क्या भारत और पाकिस्तान का। हाँ बिल्कुल, मैं जी हाँ, सबसे तो थोड़ा आइडिया दे देते हैं, अगले बुलेटिन में हम आपके लिए और डिटेल लेकर आएंगे। लेकिन कल अगर आप कहें कि किसका पलड़ा भारी, तो संक्षेप में अभी यहाँ बता देते हैं कि ऐतिहासिक रूप से तो भारत का, क्योंकि 7 बार हमने आमना सामना किया है विश्व कप में। 1992 में पहली बार किया था और तब से अब तक के वर्ल्ड कप में कुछ 7 बार आमने सामने आए हैं और 7 बार जीता भारत है। एक भी बार अभी तक विश्व कप 50 वाले में, 50 ओवर वाले में पाकिस्तान ने जीता, हराया नहीं है भारत को, हमेशा भारत जीता है। इस बार भी उम्मीद यही है कि भारत जीतेगा। लेकिन अगला जो बुलेटिन हम लेकर आएंगे 5 बजे का बुलेटिन, जिसमें आप और हम फिर मिलेंगे, वहां पर हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि दोनों टीमों का इस समय पलड़ा किसका किसका भारी है, किस डिपार्टमेंट में कौन किससे आगे चल रहा है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। दोनों के पास शानदार बैट्समैन और शानदार बॉलर्स है। फील्डिंग में भारत जरूर बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन बाकी दोनों डिपार्टमेंट में दोनों में कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल। तो मौजूदा फॉर्म और पिछला थोड़ा सा रिकॉर्ड, इन दोनों को मिला के कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी ये एनालाइज करेंगे हम आपके साथ 5 बजे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एनालाइज हम करेंगे उस टाइम पे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि हालांकि आपका जो प्रेडिक्शन है वो पहले से ये बताता है कि लड्डू तैयार रखने चाहिए, लेकिन क्रिकेट को एक नया बूस्ट मिला है, इसकी खबर भी जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स का भी हिस्सा क्रिकेट होगा। मुंबई में हुई IOC की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, इसे मंजूरी इसमें मिल गई है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में अब क्रिकेट के गोल्ड के लिए भारत भी एक बड़ा दावेदार होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड्स आते हैं ओलंपिक की तरफ से, उसमें भारत की दावेदारी क्रिकेट की तरफ से तो कम रहेगी। It was about the proposal of the Los Angeles organizing committee to introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket. These proposals have been accepted as a package by the IOC Executive Board, taking into consideration that these proposals and these sports are fully in line with the sports culture of our host in 28, with the American sports culture. मुंबई में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र शुरू होने जा रहा है कल, यानी कि 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IOC के सत्र का उद्घाटन करेंगे। यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र होगा। भारत 40 साल के बाद IOC के सेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इससे पहले 1983 में IOC के 86वें सत्र की मेजबानी भारत ने दिल्ली में की थी। इस बार 15 से 17 अक्टूबर तक सत्र जारी रहेगा, जिसमें ओलंपिक से जुड़ी अहम चर्चाएं की जाएंगी। IOC अध्यक्ष थॉमस बाख ने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन का काम ओलंपिक्स की वैल्यूज और अप्रोच को बखूबी दर्शाता है। Here in India, and in particular kids from underprivileged families, to give them access to sport, to give them also access with the new programs we have been starting here in India with Nita Ambani and her foundation, and with Abhinav Bindra, our Athletes Commission member, and his foundation, to access to the Olympic Values Education program.
और नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस बार विश्व के कुल 11 खिलाड़ियों को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। विनर का ऐलान 11 दिसंबर को वर्ल्ड एथलीट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस साल भी नीरज के 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम उन्होंने किया। इस साल वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप और साथ ही एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए भी नीरज को नॉमिनेट किया गया है। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग की। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब भीषण होती जा रही है। अब तक चल रहे हवाई हमलों के बाद अब इजराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख सैनिकों को इजराइल ने गाजा पट्टी की तरफ तैनात किया है, तो वहीं इस तरफ इजराइल धीरे धीरे अपने टैंक भी भेज रहा है। इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर शहर को खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो हमास का इस बार खात्मा करके रहेगी। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल का अल्टीमेटम मानने से इनकार कर दिया और हमास ने गाजा पट्टी में रह रहे लोगों से अपील की है कि गाजा शहर को ना छोड़े। हमास का दावा है कि गाजा पट्टी में इजराइल के एयर स्ट्राइक में पिछले 24 घंटे में कम से कम 13 इजरायली विदेशी बंधक मारे गए हैं। इधर अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी इजराइल को मदद भेज रहा है। दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग पर तेल अवीव से ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं फर्स्ट पोर्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी जी, ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से लोग तो वापस लाए ही जा रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं इजराइल में? जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है, एस्केलेट हो रही है। इजराइल की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर 30 सेकंड में इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी जा रही है गाजा पे। कुछ रिपोर्ट्स का ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि वाइट फॉस्फोरस जैसे केमिकल्स से लेस जो बम हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा तबाही है इस वक्त गाजा में। एक दूसरी रिपोर्ट जो हमने देखी आज सुबह, उसके मुताबिक शनिवार से आज तक, जब इजराइल ने हमले शुरू किए थे तब से लेके आज तक 4000 टन गोला बारूद गाजा पट्टी पे दागा जा चुका है इस वक्त। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। लड़ाई अभी जारी है। इजराइल की तरफ से लगातार वार्निंग्स आ रही हैं और अब उनका कहना है कि जो भी गाजा में है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम लोग हों, उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप निकल जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा इजराइल का कहना है। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके मुताबिक 24 घंटे में लोगों को यहाँ से निकालना असंभव है, क्योंकि निकालने के कोई रास्ते नहीं हैं। हम इस बारे में चर्चा करते आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि 7 ही एग्जिट पॉइंट्स से ज़मीन के रास्ते गाजा से निकलने के लिए, जिसमें से 6 इजराइल ने सील कर दिए हैं। 7वां है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट में खुलता है। और इजिप्ट ने कहा है हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम एड देने के लिए तैयार हैं, पर हमें शरणार्थी नहीं चाहिए। इजिप्ट का अपना चुनाव आने वाला है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है पॉलिटिकली ये सिचुएशन। हालांकि अमेरिका की बातचीत इजिप्ट से, कायरो से जारी है। उनको इस पे रजामंदी उनकी लेने के लिए कि लोगों को गाजा से निकाला जा सके। सो इस वक्त काफ़ी नाजुक है गाजा में हालात। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पलकी जी। और क्योंकि वहां पर लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने की भी शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला जो चार्टर्ड प्लेन था आज सुबह भारत पहुंचा है। भारत पहुंचे 212 भारतीयों के चेहरे पर वतन वापसी की जो खुशी थी वो साफ देखी जा सकती है। उन्होंने विमान से ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी किया भारत सरकार का। विदेश मंत्रालय का इसमें यह कहना है कि इजराइल से भारत वापस लौटने के जो इच्छुक लोग हैं, यानी कि जो आना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर उनके लिए फ्लाइट्स जो हैं वो अरेंज की जाएंगी। वहीं ऑपरेशन अजय के तहत आने वाले भारतीयों के अगले बैच को, यानी कि एक बैच आ चुका है, जो दूसरा बैच आना है उसके लिए एम्बेसी की तरफ से ईमेल भेजा जा चुका है। उसे किस दिन किस समय भारत के लिए फ्लाइट लेनी है, ऑपरेशन अजय की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू तो कर दिया है, इसके तहत अगर कोई आना चाहता है तो उसे करना क्या होगा?
देखिए, इसके तहत जो लोग आना चाहते हैं इजराइल में, जो भारतीय लोग हैं, उनको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है इजराइल में भारत की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पर आपको आसानी से दिख रही है, और इस लिंक पे जो indembassy.israel.gov.in है, जो आपको हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस लिंक पे जाके अपने आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अपना वहां पे अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी देनी होगी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, चाहे तो रात के 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं, हमेशा यहाँ पे फोन आपका पिक उठाया जाएगा। और इसका जो नंबर है +972, जो कि वहां का कोड है 35226748 और 5432783992, दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करिएगा तो वहां पे आपका फोन उठ जाएगा। जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि 1-2 बार कोशिश करने के बाद आसानी से फोन उठ जाता है, और फोन उठने के बाद या फिर आप फोन करें या फिर मेल कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने आने का आवेदन दे सकते हैं। एक बार आपने आने का अपना आवेदन दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत जल्द आपको एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल जाएगा, और इस ईमेल में बताया जाएगा कि आपको कब किस फ्लाइट से ऑपरेशन अजय के तहत यहां लाया जाएगा। वो सारी डिटेल आपको ईमेल पे दी जाएगी। और अगला जो खेप है, जो अगला बैच आने वाला है, उनको अब ईमेल जा भी चुका है और उनको ये जानकारी दी जा चुकी है कि आपको किस फ्लाइट से यहाँ पे लाया जाना है। तो अगर अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर वापसी का कोई आवेदन नहीं दिया है, तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया उस प्रक्रिया को पालन करिए, और तो बहुत जल्द आपके वापसी का रास्ता यहाँ पे साफ होता दिख जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। है और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर रहा। सेंसेक्स 126 अंक गिरकर 66,283 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 43 अंक गिरकर 19,751 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में रही। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में आज गिरावट देखी गई। और बाजार में क्यों बना हुआ है असमंजस, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब अपने दर्शकों को बता दें कि सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाया है एफएनओ गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर्स से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे एफएनओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, समझेंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बुनियादी समझ के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखाई जाएंगी। आप एक्सपर्ट से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फटाफट करा ले। अपने रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप विजिट भी कर सकते हैं।